भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई फिजिक्स का। तो उम्मीद करता हूं भाई आप सभी ने उस पहले चैप्टर को बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। उसके 2 प्रैक्टिस सेशन जिसमें हमने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल किए थे, आपने उनको देख लिया होगा। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो भाई फटाफट से जाइए और वहां पे उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए और एंजॉय करिए, ठीक है। तो आज से भाई हम लोग यहां पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, गॉस थ्योरम, ठीक। तो वैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखिए तो गॉस थ्योरम क्या है कि पहले ही चैप्टर में दे रखा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस में ही गॉस थ्योरम एक छोटी सी हेडिंग में दे रखा है। लेकिन मैंने ये समझा कि भाई एग्जाम दिन में दिन टफ होता जा रहा है और हमें जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स की भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे जो आगे जाकर हो सकता है जिनका मन बन जाए। तो उसी को देखते हुए हमने इस चैप्टर को अलग से वीडियो लेक्चर के फॉर्म में बनाने की दिमाग में सोचा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे गॉस थ्योरम के 5 से 6 लेक्चर डिलीवर होने वाले हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रखा जाएगा। साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के 2 सेशन बिल्कुल डेडिकेटेड होंगे, ठीक है। तो जल्दी से भैया अपनी पेन कॉपी पेपर निकाल लीजिए और वीडियो लेक्चर को एंजॉय करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो स्वागत करता हूं आपका, आप सबकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो चैप्टर का नाम है घास थ्योरम। घास थ्योरम नहीं, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको समझना है कि व्हाट इज फ्लक्स। तो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, तो जरा मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बताता हूं, आइडिया देता हूं। आपने क्लास 11th में, अरे भैया क्लास 11th की बात कर दी आपने, ठीक है, बट हमने क्लास 11th में क्या समझा था, वहां पर हमारे पास एक चैप्टर था फ्लूइड मैकेनिक्स, जहां पर हमने ये समझा था कि फ्लूइड किस तरीके से फ्लो करता है, समझा था ना। तो हमने वहां पर यह समझा था कि जैसे लेट सपोज दैट हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। तो एक पाइप है, तो एक पाइप में क्या है कि यहां पर लिक्विड ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहां से लेट सपोज दैट वॉल्यूम जा रहा है V1 और यहां से वॉल्यूम में क्या निकलेगा, V1। अरे आपको कुछ इक्वेशन याद आ रही है, ऐसे करके कुछ इक्वेशन थी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं इसको। A1 एरिया था, V1 स्पीड थी, ठीक है, स्पीड थी या वेलोसिटी थी, हाँ वेलोसिटी थी। तो इसको फिर मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, चलो एक काम करता हूं, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं U1 और यहां पर मैं इसको लिख देता हूं U2। तो U1 और U2 क्या है, वेलोसिटीज है, और यहां पे जो V1 और V2 है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहां पे वॉल्यूम V और वॉल्यूम V, हाँ, और यहां पे जो V है वो क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपको अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने भाई यहां मैं फ्लक्स को डिफाइन कर रहा हूं। तो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, यानी किसी फ्लूइड का फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली वही होता क्या था कि पर यूनिट वॉल्यूम, एक टाइम में, यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम पाइप के एक कोने से दूसरे कोने पे फ्लो करेगा, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि पाइप के एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा एक सेकंड में, ना यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम पास होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो एक्चुअली में अगर हम यहां से आइडिया लगाएं तो फ्लक्स क्या है, बेसिकली फ्लक्स एक टाइम में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली एक क्वांटिटी है। क्या मैंने बोला, बहुत ध्यान सुनेंगे। फ्लक्स क्या है, यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली कोई क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, चाहे वेक्टर हो चाहे स्केलर हो, ठीक है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं या हमने उस यूनिट को कैसे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाली किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स का नाम देते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जरा मैं यहां पे छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगी बट ऐसे समझने के पर्पज से, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी passing through unit
क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। वैसे यहां पे यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लिखूंगा, हालांकि स्टैंडर्ड की बात होती है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे भाई मैंने फ्लक्स को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कितना पास होती है तो उसका जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, स्केलर वैल्यू होती है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो भैया यहां पर क्या हो रहा था, लिक्विड फ्लो हो रहा था, और लिक्विड फ्लो हो रहा था तो हमने जितना वॉल्यूम एक टाइम पर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहा था हमने उसको फ्लूइड फ्लक्स बोल दिया, ठीक है। भैया हमारा इस चैप्टर से क्या काम, इस चीज का तो काम है। अब हम समझते हैं एरिया वेक्टर, अ रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है भैया, ये एरिया कब से वेक्टर होने लगा, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। तो बेसिकली फिजिक्स में क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई तुम किस चीज को क्या मान रहे हो, यहाँ पे किस जरूरत से देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इस चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट है एरिया वेक्टर का। तो देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, लेट्स सपोज दैट आप मान लो कि आपके पास यहां पर क्या है, एक मेटल की शीट है ना, प्लेन लैमिना है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, ठीक है। तो इसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, L इंटू बी, है ना। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो एरिया का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आपने बात पढ़ रखी है कि वेक्टर क्वांटिटी को हमें वेक्टर बनाना है तो हमें उसमें क्या चाहिए, हमें उसमें चाहिए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन। अरे भाई डायरेक्शन भी तो चाहिए, क्लास 11 थोड़ा सा तो याद करो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका भैया ये आ गया L इंटू बी, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कैसे हम निकालें, तो बहुत ध्यान समझेंगे। बेसिकली हम लोग किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जो भी सरफेस है उस सरफेस के आप क्या करो, परपेंडिकुलर जो उसकी डायरेक्शन होगी वही उसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या उसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे यहां पर मेरे पास क्या है, एक बुक है, ठीक है, तो बुक है, तो लेट्स सपोज दैट यहां पर हमारे पास इसका एरिया क्या है, वो हम इससे और इसके मेजरमेंट से मल्टीप्लिकेशन से नाप लेंगे। अब अगर मुझे इस एरिया को एरिया वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया है। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालो मार्कर भाई, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। और बस फिर इसके एरिया के मैग्नीट्यूड का इस यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया वेक्टर बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसे तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा ठीक ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। ये सब क्या होगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम लोग एस कैप से लिखते हैं ना, एस वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है, एस वेक्टर से भी लिखते हैं। वैसे तो एस कैप से लिखते हैं लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एरिया वेक्टर को मैं ए इससे लिखता हूं ना, कोई आपको दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ किताबों में एस भी लिखा रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके एनसीईआरटी बुक में अगर एस लिखा हो तो आप एस लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आपको एरिया वेक्टर को डिफाइन करना है तो एरिया वेक्टर को हम लोग एस वेक्टर लिखते हैं ना, एरिया वेक्टर को हम लोग एस वेक्टर लिखते हैं। और कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देख लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा L इंटू बी, L डॉट बी। और इसका एरिया वेक्टर क्या है, ए कैप, है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप। अब देखो मैंने यहां पे ए वेक्टर तो एरिया वेक्टर हो गया, बाकी इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर जाएगा वेक्टर तो उसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया। भाई यूनिट वेक्टर लिखते हैं ना, याद आ रहा है भाई, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा यूनिट वेक्टर ही लिखते हैं। तो ए कैप यहां पर क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या है कि इसको ध्यान नहीं रखना है। कुछ लोग जिन्होंने 11वीं क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा तो वो सोच रहे होंगे भैया आपने ये ए कैप लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप बस इतना समझो कि एरिया वेक्टर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट या कोई भी शीट है, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप चले जाओ तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं,
ठीक है। अब ये भी बहुत ध्यान सुनो, अब सुनना, जैसे अगर ये बुक रखी है, लेट्स सपोज इट ये स्क्वायर लैमिना है, ठीक है, प्लेन लैमिना है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके तो दो एरिया वेक्टर होंगे ना, एक तो भैया ऊपर वाला होगा और एक इसके जस्ट नीचे वाला वेक्टर भी तो होगा, सही बात है ना? तो भैया हम कौन सा लेंगे? तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा हमारी ऑब्जर्वेशन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एरिया वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन उस तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है, और जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही होती है, ठीक है, तो उधर की एरिया वेक्टर को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो बस आप यहां पे ध्यान रखो कि एरिया वेक्टर क्या होता है। आपको कोई शीट दे दी गई, कोई भी प्लेन सरफेस दे दिया गया, तो उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई उस सरफेस पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, ठीक है, और उसका ही क्या ले लेना है? यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन ले लेनी है। बस सीधी बात समझ, ये समझ, ठीक है। बाकी इसका यूनिट क्या होता है भाई? एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। टीचर वाइवा में क्वेश्चन पूछ ले, है ना, आपका दोस्त जो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है लेकिन वो पूछ ले, उसके दिमाग में कुछ आ जाए, एरिया वेक्टर की यूनिट क्या होती है? तो है तो एरिया ही ना, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन पूछ ले तो एल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अब आपने भी ऐसा मुंह बनाया और आपने सोचा कि लेकिन हमने भैया पढ़ तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहे हैं, तो बेसिकली हमारा फ्लक्स का काम फ्लूइड से नहीं है, हमारा काम तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी से है, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड से है। तो बेसिकली अब हम यहां पे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या है। तो बहुत ध्यान से लिखेंगे, मैं यहां पे जरा डेफिनेशन इसकी लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing perpendicular to the surface, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहां पे आप समझो कि क्या लिखा हुआ है मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, सेम यही चीज है जो मैंने यहां पे लिखी है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी फिजिकल क्वांटिटी का पास होना या उसका मेजरमेंट निकालना, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बोला गया है इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमको मेजरमेंट करना है जो क्या हो रही है? पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, जो क्या हो रही है? किसी एक सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। समझ में आ गया आपको? जैसे लेट्स सपोज दैट, मान के चलिए कि यहां पे हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर लैमिना है हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर लैमिना है, और यहां पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहां से आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही तो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी, चेक कर लो भाई, डायग्राम बहुत बढ़िया बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एरो दिखाना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से आ रही है और किधर जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और ये सरफेस से क्या हो रही है? पास हो रही है, ठीक है। अब आप समझो जरा, यहां पे थोड़ा सा मैं मार्कर्स को रख देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट यहां समझाना पड़ेगा, तो डायग्राम की बार बार जरूरत पड़ेगी, बुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहां सर मैं देख लेता हूं कोई छोटी बुक है क्या मेरे पास? तो फिलहाल कोई छोटी बुक है नहीं, मोटी बुक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये समझो कि आपके पास यहां पे ये क्या है? एरिया वेक्टर है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, और इसको पास करके यहां से निकल रही हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझो कि यहां पे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, भाई ये भी तो क्या है? एरिया ही है ना, सरफेस एरिया है, तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी, ठीक है।
तो बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब ई वेक्टर से लिख देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिग्निफिकेंस। अब ये एरिया है, तो इस एरिया का अपना एरिया वेक्टर भी होगा, बहुत ध्यान समझेंगे, इस एरिया का अपना एरिया वेक्टर भी होगा ना। अब आप समझो कि सरफेस हमारे पास ऐसा है कुछ, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है यहां से और बाहर जा रही है इधर से, तो जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, हमें उस डायरेक्शन को क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो हमें स्टार्टिंग में उस ही डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है जिस डायरेक्शन में वो ओरिजिनली था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब अंदर आ रही थी तो जहां से बाहर जा रही थी, जहां से बाहर जा रही थी, जिस सरफेस से वो बाहर जा रही थी, हमें उसी डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहां पे इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, यानी इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, इसका एरिया वेक्टर यहां पे ऐसे बनेगा, चेक कर लो। सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ऐसे ही जाओगे ना, परपेंडिकुलर, कोई ऐसे तो नहीं जा रहा है भाई साहब, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है। ए के ऊपर वेक्टर लगाएंगे क्योंकि भाई अब तो वेक्टर क्वांटिटी हमने उसको घोषित कर दिया ना, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब आप चेक करो, एरिया वेक्टर ऐसे, और इस एरिया के, यानी देखो ये सरफेस है, इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर जा रही है। अब आप चेक करो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, चेक कर पा रहे हो ना आप यहां पे। तो वही चीज लिखी हुई है कि ये हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट नहीं है, ये उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट है जो क्या है, जो परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया के, ठीक है, जो सरफेस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे इस परपेंडिकुलर टर्म को भी आपको जरा मार्क करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देखो इसको, इसका क्या होता है, इससे मैं लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा फ्लक्स को ध्यान रखना, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई फाई ई, ठीक है। फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई नीचे सबस्क्रिप्ट में ई लगा दिया, ठीक है। तो अब यहां पे फाई ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट, है ना, डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब भैया यहां पर आपने डी ए वेक्टर क्यों लिख दिया, देखो डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है भैया, समझ में आ गया। भैया ए वेक्टर लिखो ना, ये आपने डी ए वेक्टर क्यों लिख दिया, तो बच्चा बहुत ध्यान समझो, जब हमारा सरफेस एरिया, अब देखो यहां तो सरफेस एरिया क्या है, रेगुलर है, तो फॉर्मूला अगर आप इसके लिए, अगर आप इस केस के लिए यहां पे फॉर्मूला लिखोगे, तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सही बात है ना। लेकिन जब आपका सरफेस एरिया इरेगुलर होगा, जैसे कि मान लो लेट्स सपोज दैट आपका एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, सही बात है ना। तो यहां पर आप एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे, अब आप देखो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जरा मैं आपको समझा रहा हूं क्या, कि अगर आप इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर, तो इतने से पॉइंट पर आपको इसका सरफेस, ये एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे। इस पॉइंट पर देखो, इसका एरिया वेक्टर बनेगा कुछ ऐसे, है ना, देखो हल्का सा टिल्टेड है, फील्ड लाइन उधर निकाली और हल्का सा टिल्टेड है, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे, सही बात है ना। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि जैसे अगर हमारे पास एक इर्रेगुलर सरफेस होगा तो उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, छोटे छोटे एरिया, यानी हमें छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे। जैसे यहां पर क्या कि हमने पूरा एरिया एक बार में ले लिया, सही बात है, लेकिन जब हमारे पास सरफेस एरिया इरेगुलर होगा तो हमें वहां क्या करने पड़ेंगे, छोटे 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 एरिया के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, और फिर हमें उन छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा भाई, तभी तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ना, कि उस सरफेस से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, क्या आपको ये बात क्लियर हो गई। और यहां पे इंटीग्रल का साइन भी लगेगा, ठीक है। इंटीग्रल साइन क्यों लगाते हैं,
बायोलॉजी में जो लोग भी हैं, जिन लोग को ये बात नहीं पता है, तो इंटीग्रल हम लगाते हैं पूरी चीजों को ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर हर जगह परपेंडिकुलर है। यहां पर आप इस पॉइंट पर देखो तब भी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर देखो तब भी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर देखो तब भी परपेंडिकुलर। लेकिन यहां पर क्या है, इसीलिए हम इस केस के लिए फॉर्मूला E डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे पास सरफेस एरिया इरेगुलर होगा, तो ऐसे केस में हमको यहां पर इंटीग्रल यानी इस केस के लिए अलग, इस पार्ट के लिए अलग, इस पार्ट के लिए अलग, इस पार्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया यहां पे जो सरफेस है इरेगुलर है और हर जगह एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमें छोटे छोटे पार्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और जो आंसर आएगा उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में करके आपको दिखाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, बाकी अगर केस सिंपल होगा तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप बहुत ध्यान सुनो, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का बेसिकली मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा E डॉट ए डॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि अगर मान लो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, तो ऐसे केस में भैया हमें जो एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है उसको लेना पड़ता है, ठीक है। डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको, डायमेंशन चेक कर लो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक, अच्छा यूनिट पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, है ना, ये हाँ होना चाहिए था। तो यूनिट क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है, पर कूलम, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है भैया। अच्छा अब डायमेंशन चेक कर लो, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, ml माइनस mlt माइनस 2, ठीक है। तो जरा मैं यहां चेक कर लेता हूं, देखो mlt माइनस 2 अपॉन कूलम की क्या होती है, at, याद आ रहा है, करंट इनटू टाइम, at, ठीक है। मीटर स्क्वायर की हो जाएगी एल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहां पे आंसर आएगा आपके पास m l क्यूब और क्या आएगा t, ऊपर जाएगा तो t माइनस 3 और a माइनस 1, समझ में आ गया आपको। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई, तो जरा डायमेंशन को भी मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, क्या है m l क्यूब, है ना। इसलिए मैं आपको यहां पे तरीका दिखा दे रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में भूल जाओ तो आप किस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, डायमेंशन आपको याद नहीं करनी होती है, आपको निकालनी आनी चाहिए डायमेंशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो अभी तक आपको इस बोर्ड में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो और अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग केसेस पे। हाँ तो भाई अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, डायमेंशन, उसकी यूनिट और उसकी बेसिक डेफिनेशन को समझ लिया है। तो भाई अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं उसको समझ लेते हैं। हाँ बढ़िया, मैं आपको बढ़िया तरीके से विजुअलाइज भी कराऊंगा, तो बस देखते जाओ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो बहुत ध्यान देंगे, फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, E डॉट डीए मतलब बहुत छोटा सा एरिया, अगर एरिया कांस्टेंट होगा तो यहां पे डीए की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेकिन जनरल केस में डीए ही मान के चलेंगे ना, छोटा एरिया ही मान चलेंगे, बराबर E डॉट डीए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा तो ये वेक्टर के फॉर्म में और ये इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, अब आपको ये बहुत ध्यान समझना है कि यहां पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं, ठीक है। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो बहुत ध्यान समझेंगे, तो डायग्राम में बनाता चला जाऊंगा आपको और विजुअलाइज भी कराता चला जाऊंगा। तो अगर E और A के बीच में एंगल 0 हो जाए, ये वाला केस है, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे,
सबसे पहले तो आपको एरिया वेक्टर बना लेना है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमको क्या निकालनी है, पैरेलल्स निकालनी है, एकदम ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, सरफेस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब आप चेक करके देखो ध्यान से, दिखाता हूं आपको जरा। यहां पे आपके पास ये एरिया है, ठीक है, और यहां पे इसका एरिया वेक्टर ठीक क्या है, इससे परपेंडिकुलर ये इस तरीके से करके डायरेक्टेड है, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होंगी, ऐसे गुजर जाएंगी। तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो तो 0 डिग्री का बनेगा ना भाई। दो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, वो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो ऐसे केस में जैसे ही आप यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो यहां पे जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जैसे ही cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वो क्या आ जाएगा, E डॉट DA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E डॉट DA आ जाएगा। अच्छा, वैसे यहां पे EDA आ जाएगा बिकॉज यहां पर हम लोग वेक्टर फॉर्म नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग स्केलर फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भैया यहां पे आप जानते हो कि एक समेशन भी लगाया जाता है ना, यहां पे समेशन मैंने लगाया नहीं, बट एक समेशन भी लगाया जाता है, आपको पता है बात, ठीक है। तो जब आप समेशन लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी कांस्टेंट है। ध्यान रखना, हम लोग जितना भी सिलेबस पढ़ते हैं हमारे क्लास 12 के सिलेबस में, IIT जेईई और नीट के सिलेबस में, नीट में और जेईई में तो एडवांस अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है, बट हमारे क्लास 12 के सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो समय के साथ कम या ज्यादा नहीं हो रही, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। समझ में आ गया ना, और पैरेलल भी है, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान समझनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल होंगी, सॉरी कांस्टेंट होंगी, तो E, तो यहां से इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, जो चेंज हो रहा होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है, यानी उसका समेशन लिया जाता है, और जो चीजें जो क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है उनको हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। अब बचे DA, है ना, cos थीटा तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो उसकी कोई दिक्कत भी नहीं है। DA, अब देखो DA, अब जब आप DA का इंटीग्रेशन करोगे तो आप यहां पे अपनी आंखों से देख सकते हो कि जो एरिया है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी एरिया जो है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना, समय के साथ भी चेंज नहीं हो रहा, और प्लेस टू प्लेस भी क्या हो रहा है, सेम ही है। तो अगर आपका एरिया भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो जो DA का समेशन होगा, जो DA है ना, अब आप बहुत ध्यान समझो, मैं आपको समझा देता हूं, ये जो इंटीग्रल DA होगा वो क्या हो जाएगा, वो A हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा A, बिकॉज भैया यहां पे जो सरफेस है वो हमारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट ना होता, इरेगुलर सरफेस होता, तो ऐसे केस में हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते, वो आगे हमारे इस चैप्टर में आएगी भी, इक्का दुक्का जगह पे आएगी, बहुत ज्यादा जगह पे, उसके लिए गॉस थ्योरम बनाई गई है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ED आ गया। अब जैसे ही आपने इंटीग्रल किया, समेशन किया, आप जानते हो यहां पे E, और एरिया चूंकि कांस्टेंट है, फिगर में आप देख सकते हो, यहां पे EA आ गया, समझ में आ गया। तो फाई E बराबर क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इस केस के लिए। आपको याद होगा यही फॉर्मूला हमने अभी यहां पर लिखा भी था, ठीक है, सेम वो यही वाला केस था। अब अगला केस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, मैं मार्कर जरा और ले लेता हूं, ठीक है। बाल कैसे लग रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, बहुत ध्यान देखना। तो जरा यहां पे मैं डायग्राम को बना लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसा, ठीक है। और इसका अब देखो, इस बार लैम्डा हमारा ऐसे है, तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर जाता है ना, अभी तो बताया था भाई, ठीक है, समझदार हो यार तुम लोग। अब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएंगी, वो ऐसे ऐसे,
ऐसे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इस केस में भैया क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर जा रही है, यानी उसको कट करते हुए जा रही है, ठीक है। किसको? सरफेस एरिया को कट करते हुए नहीं जा रही है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, अब जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना, रखोगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो अब आप खुद सोचो, जैसे ही आप ये 0 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट अप करोगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा 0 हो गया है। तो ऐसे केस में आपको जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और आना भी चाहिए, क्योंकि आप खुद दिमाग से सोचो ना, अगर आपके पास दिमाग होगा, जो कि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपके पास है ही, ठीक है, अभी तो चैनल पे आए हो, तो बहुत ध्यान समझो। ये हमारे पास सरफेस एरिया है, ठीक है भैया, है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, क्या आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस या क्रॉसेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। हमको ये भी पता है भैया, आपने बताया है, ठीक है। तो अब आप देखो, जब एरिया वेक्टर का ऐसे बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके एरिया को कहीं से कट कर रही हैं? चेक कर लो, कट तो कर ही नहीं रही है। दूसरी बात, परपेंडिकुलर तो भूल ही जाओ, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप चेक कर लो भैया, यहां पे क्या एरिया को कट भी करेंगे कभी? वो कभी नहीं कट करेंगे, सही बात है ना। तो यही चीज है भैया, यहां पे बता रही है कि यहां से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास नहीं हो रही है। ये लैमिना है और जस्ट इसके ऐसे पैरेलल होकर चली जा रही है, समझ आ रहा है, इसके लैमिना के पैरेलल होकर चली जा रही है, टच करके चली जा रही है, उससे पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे केस में जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। मैंने आपको इमेजिन भी करा दिया और फॉर्मूले से भी हमारा आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, मार्कर उठाता हूं मैं। अब आप देखो, अब ऐसे केस में आपका ये जो एरिया देखो, अब आप समझो कि ये जो आपका एरिया, ये जो है ना, ये मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं ना, इसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं। जो ये शीट है इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले इसको मैंने रोटेट किया, ये ऐसे कर दिया, अब इसी को रोटेट करते हुए मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, डायग्राम अब मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, अब इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, वो जाएंगी ऐसे, है ना। चलो थोड़ी और बना देता हूं, समझ में आ गया होगा आपको ना, थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, बट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो भैया यहां पे आप क्या समझाना चाह रहे हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा, फिर से बुक का इस्तेमाल करते हैं, किताब ही ज्ञान है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझेंगे कि यहां पर पहले हमने इसको ऐसे रखा था, फिर हमने इसको ऐसे किया, अब हम इसको दोबारा ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब सरफेस एरिया को देखो। अब इसका आप एरिया वेक्टर देखो ध्यान से, दिमाग में आप अपने इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका एरिया वेक्टर पहले ऐसे था, अब ऐसे होते होते, जैसे जैसे आप इसको घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे, अब आप इसको दोबारा घुमा रहे हो, घुमाते 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 ऐसे, ठीक है। तो ये यहां पे क्या चीजें हो गई कि यहां पे एरिया वेक्टर जो है, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में तो फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी ना, और मैंने आपको वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मतलब दूर जाएंगी, आउटवर्ड होंगी, निकलेंगी, उस साइड को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और बाद में जब छेड़छाड़ की जाएगी, यानी उसको घुमाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। यानी रोटेट करके दूसरी तरफ ले आए ना, तो नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, ऐसे केस में हमारा जो थीटा है वो कितना हो जाएगा,
180 और अब चूंकि देख लो ना भाई, दोनों लाइंस क्या है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर भैया जो cos 180 की वैल्यू है वो क्या होती है, -1, ठीक है। अब जैसे ही आप -1 को यहां पुट करोगे तो E आपका वैसे ही कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। डीए का इंटीग्रेशन करोगे, एरिया यहां पे कांस्टेंट है, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा ना, एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे डीए क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ऐसे केस में आपका जो फाई आएगा वो क्या आएगा, माइनस का ई ए, ठीक है, माइनस का ई इंटू ए। समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और यही चीज है, ये जो कंडीशन है ये है कंडीशन मैक्सिमम की, ध्यान रखिएगा। और ये जो कंडीशन है वो किसी कंडीशन है, वो है मिनिमम की, ठीक है। ये मिनिमम की है बिकॉज इसमें नेगेटिव फ्लक्स पास हो रहा है, इसमें क्या है, पॉजिटिव का फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये किसी कंडीशन है, मैक्सिमम की कंडीशन है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में आप कुछ सोचो कि दिमाग में क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज दैट ये, ठीक है, एरिया वेक्टर पहले कैसे था, तो थोड़ी सी हाथ में क्या लगी हुई है तो प्रॉब्लम होती है ना पकड़ने में, ऐसे करके। अब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, अब देखते जाना भाई, घुमा रहे हो इस तरीके से। अभी 180 पे आया, अब 180 और घुमाओगे तब 360 डिग्री पे आएगा ना, तो ऐसे घुमाते जा रहे हो, अब देखो ऐसे घुमाते जा रहे हो, ठीक है, ऐसे करके। और बहुत बढ़िया पिक्चर बन चुकी है यहाँ पर, तुम इसको क्लिप पे वायरल मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ देखो ये यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि पूरी किताब इस तरीके से, यानी जो पूरा सरफेस एरिया है वो इस तरीके से घूम गया, और घूम के वो दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया जिस पॉइंट पर हमने 0 से स्टार्ट किया था। समझ में आ गया। तो यहां पर बेसिकली क्या है, सेम वही डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आप सेम ऐसे डायग्राम बनाओगे, तो अब cos 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, cos 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई। और जो मैथ वाले हैं उन्होंने ये बात पढ़ रखी होगी कि जो cos थीटा का ग्राफ होता है, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, बायोलॉजी वाले कोई दिक्कत नहीं है। जो cos थीटा का ग्राफ होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के एंगल पे क्या करता है, रिपीट करता है अपने आप को, सॉरी 180 पे नहीं, 2 पाई के इंटरवल पे, है ना, अपने आप को क्या करता है, 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है, और ये पाई का इंटरवल हो गया। तो 2 पाई के बाद दोबारा वही वैल्यू आएगी जो पहले वैल्यू थी, ठीक है। मैथ की बात है तो कोई बायोलॉजी वालों को खतरा नहीं है, बिल्कुल चलते जाओ आप, ठीक है। तो ऐसे केस में जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, वो ई ए आएगा, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम की कंडीशन है, ठीक है। ठीक है भैया, हमको ये बात भी समझ में आ गई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारे केस हमको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, अब एक बात आप ये बताइए कि जनरल केस ले लेते हैं ना, जरा यहां पे मैं जनरल केस की बात कर लेता हूं, जनरल केस, ठीक है भैया। मान लीजिए कि हमारे पास एरिया वेक्टर है कुछ इस तरीके से, चलो एरिया वेक्टर मैंने ले लिया इस तरीके से, ऐसे करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रही है भैया इस तरीके से, ऐसे करके। वन मिनट प्लीज। ठीक है, अब आप देखो यहां पे बहुत ध्यान से, यहां पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आपके पास फ्लक्स जा रहा है ऐसे, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, सॉरी माफ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, यहां पर आपके पास एरिया वेक्टर जा रहा है ऐसे, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन फ्लक्स यहां पर एक एंगल पे जा रहा है, समझ रहे हो। अब ये डायग्राम जरा मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करा देता हूं, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, बार बार किताब को उठाते, ठीक है, देखो ध्यान से, बाल नहीं भी करने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एरिया फ्लक्स ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे करके, आई एम सॉरी,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे करके देखो, समझ रहे हो, जूम करके उस तरफ से जू निकल रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा केस है वो ये वाला है, ठीक है। ऐसे केस में आप ध्यान से देखो, ऐसे केस में बेसिकली क्या हो रहा है, समझते जाना, ऐसे केस में एरिया वेक्टर तो आपका ऐसे है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जूम करके ऐसे जा रही है, जूम। तो यहां पे दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है भैया, एक एंगल बन रहा है। लेकिन भैया हमने तो ये पढ़ा था कि हम तो उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट करेंगे जो एरिया के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी सरफेस एरिया के। सही बात है भैया, हमने पढ़ा तो था, मैंने ही पढ़ाया था। तो अब आप क्या करो, अब आप ऐसे केस में क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है, तो ये यहां पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, उनके बीच में एरिया वेक्टर से एक एंगल बन रहा है थीटा। तो अब आप क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, यानी इसका जो ये जो एरिया वेक्टर की तरफ वाला, एरिया वेक्टर की तरफ वाला जो कंपोनेंट है उसको ले लो, ठीक है। तो अगर आप इस ई वेक्टर को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, जरा मैं ब्रेक करके दिखा देता हूं, ग्रीन पेन से जरा ब्रेक करता हूं। तो इसके एक तो आएगा परपेंडिकुलर, इसका अगर आप ये वाला कंपोनेंट लोगे तो ये एरिया के परपेंडिकुलर आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा ई कॉस थीटा, थीटा के नीचे लगा कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर आएगा ये वाला, समझ पा रहे हो, ये क्या होगा, ये होगा ई साइन थीटा। समझ में आ गया आपको। तो बेसिकली आप समझो कि कंपोनेंट इस तरीके से वेक्टर जा रहा था, उसके आपने दो कंपोनेंट के इस तरफ वाला आ गया ई कॉस थीटा, और इसके इस तरफ वाला परपेंडिकुलर वाला आ गया ई साइन थीटा, ठीक है। अब आप समझो कि हमारा एरिया तो भैया इस तरीके से था, तो अगर मैं इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लूं, तो वो भैया परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन में रख सकता हूं, सही बात है। अगर मैं इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट लूं तो वो ऐसे आ जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो इसका ऐसे आ जाएगा ना, यानी वो क्या निकल रहा है, वो इस एरिया के क्या निकल रहा है, बिल्कुल प्लेन निकल रहा है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन पैरेलल निकल रहा है। और पैरेलल वाले केस में हमने देखा भी था कि फाई क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो ऊपर वाला फ्लक्स है, ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आप चेक करो, एरिया वेक्टर ऐसे और ई साइन थीटा ऊपर, तो ये वाला केस कौन सा बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है, चेक कर लीजिए। तो यहां पे इसकी वजह से ये जो फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ई कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे, देखो जब दोनों पैरेलल होते हैं, सॉरी मतलब जब दोनों क्या होते हैं, एरिया वेक्टर और ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो केस 0 डिग्री वाला होता है, उसमें क्या होता है ई ए, है ना, फ्लक्स क्या आता है, ई ए आता है। तो आप चेक कर सकते हो इस तरफ का ई कितना है, ई कॉस थीटा, और ए क्या है, ए तो ए ही रहेगा ना। तो यहां पर भाई जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए, है ना, जिसको आप क्या लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो किसी को आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि किस तरीके से हम इंटीग्रल ई डॉट डी ए को ये ई ए कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है, जहां थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। आई होप आपको यहां पे सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है भैया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं, ये एक टॉपिक है जो आपको हो सकता है बुक्स में ना मिले, बट आईआईटी जेईई और नीट में भी इवन इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से जरा इसको समझ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस थीटा इनटू टाइम, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। जरा मैं ग्राफ बनाता हूं। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और ये फ्लक्स इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मुझे फ्लक्स लेना पड़ेगा 5/2, ठीक है। एक सेकेंड, क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर फ्लक्स आएगा 5e/2, यहां पर फ्लक्स आएगा क्या 5, यहां पर फ्लक्स आएगा 5, और इसी तरीके से यहां पर क्या आएगा माइनस का 5e/2, और यहां पर क्या आएगा 5e बट माइनस का ना। ये वाली कंडीशन होती है क्या,
मैक्सिमम की और ये वाली कंडीशन होती है मिनिमम की, ठीक है। एंगल भी चेक कर लेते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद से क्या होगा, अब एक सेकंड रुकना जरा, 0 डिग्री और 0 डिग्री के बाद से यहां पर क्या आएगा 90 डिग्री यानी π/2। जिन लोगों को भी मैथ्स बायो में नहीं पता है तो 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, याद कर लो, ठीक है। फिर 180 को क्या कहते हैं, 180 को कहते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180, 180 को हम लोग क्या कहते हैं पाई कहते हैं। फिर पाई का अगर आप डबल कर दो, पाई का जस्ट अगर आप डबल कर दो 180 का तो 2 पाई आ जाएगा। तो जितनी डिस्टेंस में आपने यहाँ पाई लिया है उतनी आगे डिस्टेंस बढ़ाकर यहाँ क्या कर लो 2 पाई ले लो। और वैसे पाई और 2 पाई के बीच में क्या आएगा, अगर आप दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो यहाँ पे 3 π/2 आएगा। 3 π/2 का क्या मतलब होता है 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री। तो अब आप बहुत ध्यान देखो, यहां पे थीटा है जो कि क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे हमने थीटा ले रखा है जो कि क्या हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पर जो थीटा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो ना, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है टाइम चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे आपका एंगल भी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और उसके चेंज होने की वजह से जो हमारा फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा बहुत ध्यान से देखेंगे। इसका जो ग्राफ है मैं ब्लू पेन से बनाता हूं, देखो ध्यान से देखो। 0 डिग्री पे फ्लक्स क्या था मैक्सिमम φe ed है, मैक्सिमम था ये, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, पहली बार तो स्टार्ट होगा ग्राफ यहां से। फिर जैसे ही हम लोग यहां पर 5/2 में आ गए, 5/2 यानी 90 डिग्री पे, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो यानी अब ये लाइन जाएगी और ये इसको ऐसे टच करेगी, तो ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब ये 180 डिग्री पे क्या हो गई, 180 डिग्री पे ये हो गया माइनस का φe, माइनस का ईडीए, माइनस का ईडीए का मतलब हो गया माइनस का φe, जितना वहां था सेम यहां पर बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जाएगा ऐसे, थोड़ा सा, अच्छा ये देखो एक सेकंड रुकना, ये फाई वाली लाइन है और इसको मैं ऐसे करके यहां मिला देता हूं। तो चेक करो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है हमें इस पॉइंट तक इसको मिलाना है, ठीक है, ऐसे करके। और फिर ये यहां से दोबारा उठेगी, दोबारा जब ऐसे उठेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे और ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देखो दोबारा लाइन बनाओ, ठीक है। और जो पॉइंट अब आप चेक करो 2 पाई पर क्या था, 2 पाई पर इसने देखो दोबारा उसी वैल्यू को, अरे भाई 2 पाई पर देखो फ्लक्स क्या था 0 था, मतलब सॉरी ई ए था, मैक्सिमम था, और यही मैक्सिमम कहां था 0 डिग्री पर, चेक कर लो। तो जब 0 डिग्री पर जो आंसर 0 डिग्री पे आया था वही आंसर देखो 2 पाई पे भी देखो मैक्सिमम पे आ रहा है सेम, ठीक है। तो ये यहां पर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका यहां पे बनेगा और इसी तरीके से आगे क्या होगा कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप यहां पर ये समझो कि cos थीटा का जो लोग मैथ्स में हैं तो उन लोग के लिए थोड़ा सा समझना आसान होगा, बाकी बायोलॉजी वालों को भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया है तो, ठीक है। cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है और ये cos थीटा का ग्राफ देखो सेम यहां पर, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि यहां पे cos थीटा का फंक्शन आ रहा है। तो ये जो फाई की वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, ये जो डेविएशन आ रहा है फ्लक्स में वो किसकी वजह से आ रहा है, वो थीटा की वजह से आ रहा है। क्योंकि जो हमारे केसेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के दोनों क्या है, एरिया दोनों के दोनों कांस्टेंट है, दोनों के दोनों तो कांस्टेंट ही है। तो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है थीटा की वजह से। थीटा जैसे जैसे चेंज होगा तो वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। ये ग्राफ हो सकता है आपको जेई या नीट में कहीं मिल जाए, या इवन बोर्ड वाले भी पेपर थोड़ा अच्छा बनाते हैं तो कहीं मिल जाए, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप क्या है अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लेना, ठीक है। उम्मीद है कहीं आपके काम आएगा, ठीक है। तो भाई आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है आज का समझ में आ गया होगा। लेकिन भैया आपने तो गॉस थ्योरम की बात करी ही नहीं, ठीक है। तो भाई धीरज रखो प्यारे, गॉस थ्योरम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्या उसकी जरूरत होती है, क्या उसका एप्लीकेशन होता है, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इन सबको नोट्स को रिवाइज करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेजो। अगर प्रैक्टिस सेशन 1 और प्रैक्टिस सेशन 2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से इसी वीडियो लेक्चर
इसी चैनल पे जाकर वीडियोस को क्लिक करके देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप दैट।